जय हिंद छात्रों, शिक्षा दीप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा था कि मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स कितने तरीके का होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था, कवर किया था फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स क्या है और यूनिट सिस्टम हमने पढ़ा था। जिस भी बच्चों का लास्ट लेक्चर मिस हो गया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लोग मैकेनिक्स में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रिजिड बॉडी। अगला टॉपिक है हमारा रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम, यदि हम उसके ऊपर कोई भी बाहरी इफेक्ट लगाए। बाहरी इफेक्ट का क्या मतलब है? बाहरी इफेक्ट का सेंस है यहाँ पर कि आप उस सिस्टम के ऊपर कोई बाहरी फोर्स लगा रहे हैं, चाहे प्रेशर लगा रहे हैं, चाहे टेम्परेचर दे रहे हैं, चाहे उसके ऊपर आप वेलोसिटी लगा रहे हैं, या किसी भी तरह का बाहरी आप इफेक्ट लगा रहे हैं। यदि बाहरी इफेक्ट लगाने के बाद उस सिस्टम में किसी भी प्रकार का चेंजिंग ना आए, वह सिस्टम किसी भी तरह से ना डिफॉर्म हो, ना उसके वॉल्यूम में चेंजिंग हो, किसी भी तरह का चेंजिंग ना हो, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है कि रिजिड बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट विच डजंट डिफॉर्म अंडर द इफेक्ट ऑफ एनी वेरिएबल। वो किसी भी वेरिएबल के इफेक्ट के कारण वो डिफॉर्म नहीं करेगा। क्या मतलब है इसका? मान लीजिए कि यह कोई सिस्टम है, आप इस सिस्टम पर क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, पी फोर्स लगा रहे हैं। यदि इस फोर्स को लगाने के बाद इस सिस्टम में किसी भी प्रकार का चेंजिंग ना आ जाए, जैसा ये सिस्टम पहले था, फोर्स लगाने के बाद भी ये जो सिस्टम है आपका उसी तरह रहे जैसा ये पहले था, इस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे रिजिड बॉडी। क्या बोलेंगे इसको? रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी उस तरह के ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, उस तरह की बॉडी को बोलते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का डिफॉर्म ना हो, किसी भी प्रकार का चेंजिंग ना हो। क्लियर है रिजिड बॉडी? देखिए, रिजिड बॉडी के लिए और भी एक चीज है। मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? इस ऑब्जेक्ट पर हम दो पॉइंट को मार्क कर लेते हैं, एक है पॉइंट ए और एक है पॉइंट बी। क्लियर है? अभी हम इसके ए और बी के बीच के डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं, ए और बी के बीच के डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। क्लियर है? अब इस सिस्टम के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, इस सिस्टम के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, और यदि फोर्स लगाने के बाद ए पॉइंट और बी पॉइंट अपने जगह पर हो, जहां पे पहले था, मींस उसके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है, उस तरह की बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी बोलेंगे। क्लियर है? तो रिजिड बॉडी आप उस तरह, रिजिड बॉडी आप पहले वाले डेफिनेशन के अनुसार, रिजिड बॉडी क्या होता है कि आप यदि किसी सिस्टम पर, रिजिड बॉडी में क्या होता है कि यदि आप किसी सिस्टम पर दो पॉइंट को मार्क करते हैं, यदि किसी सिस्टम पर दो पॉइंट को मार्क करते हैं, तो वो पॉइंट डिस्टर्ब नहीं हो, वो पॉइंट मेरा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है किसी भी इफेक्ट के कारण, तो उस बॉडी को क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी। तो ये कौन सा बॉडी है? रिजिड बॉडी है। मींस इस केस में क्या हुआ कि आप फोर्स लगाने के पहले ए और बी को मेजर कर लिए, या ए और बी के पॉइंट को लोकेट कर लिए, और फोर्स लगाए, उसके बाद भी ए और बी पॉइंट अपने उसी जगह पर है, तो हम लोग इस बॉडी को क्या बोलेंगे? ये क्या है? रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी के विपरीत एक बॉडी और होता है, एक ऑब्जेक्ट और होता है जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बॉडी। क्या बोलते हैं उसको? फ्लेक्सिबल बॉडी। तो फ्लेक्सिबल बॉडी क्या होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें यदि हम कोई बाहरी इफेक्ट लगा रहे हैं तो वो अपना स्ट्रक्चर क्या कर जाए? चेंज कर दे, वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाए? डिफॉर्म हो जाए। इस तरह के बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लेक्सिबल बॉडी। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेक्सिबल बॉडी। तो यहां लिखा हुआ है कि इट इज एन ऑब्जेक्ट विच इज डिफॉर्म्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। वो मेरा क्या होता है? डिफॉर्म कर जाता है। फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट मेरा क्या कर जाता है? डिफॉर्म कर जाता है। उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लेक्सिबल बॉडी। डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया P। जैसे ही आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया P, आप इसके ऊपर धक्का दे रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर गया? देखिए, अपना शेप को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो यदि ये ऑब्जेक्ट अपना शेप को चेंज कर रहा है, मींस ये डिफॉर्म हो रहा है। ठीक है? और यदि ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो रहा है, ये बॉडी मेरा क्या कहलाएगा? फ्लेक्सिबल बॉडी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्लेक्सिबल बॉडी। क्लियर है?
तो रिजिड और फ्लेक्सिबल क्लियर है। तो रिजिड बॉडी में क्या होगा, किसी तरह का डिफॉर्म नहीं होगा, किसी तरह का डिफॉर्मेशन नहीं होगा, जबकि फ्लेक्सिबल बॉडी क्या हो जाएगा, इफेक्ट लगाने के बाद वो क्या हो जाएगा, मेरा डिफॉर्म हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अगला टॉपिक है हमारा फोर्स। फोर्स क्या होता है, तो ध्यान देंगे, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट which changes or actually change the state of motion। मीन्स ये फोर्स वह कारण होता है जिसके कारण किसी वस्तु की हम लोग भौतिक अवस्था को चेंज कर देते हैं, उसके स्टेट को हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। मीन्स यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो आप फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट किसमें चला जाए, मोशन में चला जाए, या हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और आप फोर्स लगाए तो ऑब्जेक्ट किस में आ जाए, रेस्ट में आ जाए। मीन्स फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए। चाहे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मोशन में चला जाएगा, चाहे ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो किस में चला जाएगा, रेस्ट में चला जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि यदि आप किसी सिस्टम पर फोर्स लगा रहे हैं तो ना वो रेस्ट में जाएगा और ना ही वो मोशन में जाएगा, तो हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, डिफॉर्म हो जाए। डिफॉर्म हो जाए मतलब उसके स्ट्रक्चर में क्या आ जाए, चेंजिंग आ जाए। क्लियर है, तो फोर्स क्लियर है सबको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोर्स इज ऑल्सो कॉजेस फॉर द डिफॉर्मेशन। फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन भी ला सकता है। क्लियर है, एक बार समझ लेते हैं डायग्राम से। मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अभी ये किसी प्लेन सरफेस पे रखा हुआ है, प्लेन सरफेस या किसी भी सरफेस पे रखा हुआ है, और ये अभी रेस्ट में है, ये कहीं मूव नहीं कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट अभी ए पोजीशन पर है, कहां पे है भी, ये ए पोजीशन पर है, और हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पर आ जाए। कहां पे आ जाए, बी पोजीशन पर आ जाए। तो आखिर ये ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से बी पोजीशन तक कैसे जाए, रेस्ट में था, आप इसको मोशन में लाना चाह रहे हैं, हम इसको कहां लाना चाह रहे हैं, मोशन में लाना चाह रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट से मोशन में कैसे जाएगा, तो आप इसके ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो आप यदि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे अभी रेस्ट से कहां चला गया ऑब्जेक्ट, मूव करते करते बी पोजीशन तक चला गया। मींस ऑब्जेक्ट कहां चला गया, मोशन में चला गया। क्लियर है फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहला चीज, हम लोग अभी इस जगह न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको फोर्स का यूनिट पढ़ना है। तो फोर्स के यूनिट को जानने से पहले हमको न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जानना जरूरी है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि जो मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के। जो मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अप्लाइड फोर्स के। मींस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक बात का ध्यान रखेंगे, ये जब भी रेट वर्ड आएगा पूरे के पूरे मैथ में आए, चाहे वो आपके फिजिक्स में आए, चाहे मैकेनिक्स में आए, जब भी आपको रेट वर्ड मिलेगा इसका मतलब होता है 1/टाइम। रेट का क्या मतलब होता है, 1/टाइम। क्लियर है, आप बेझिझक आप रेट के बदले 1/टाइम लिख सकते हैं। तो हम लोग भी लिखे यहाँ पे, तो हो गया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट के बदले लिख रहे हैं 1/टाइम। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा हुआ चेंज ऑफ मोमेंटम, मींस मोमेंटम का अंतर, मोमेंटम में क्या चेंजिंग आ रहा है। अरे मोमेंटम में चेंजिंग मोमेंटम ही होगा, जब दो मोमेंटम को घटाएंगे तभी मेरा मोमेंटम ही निकलेगा। मींस हम लोग इसको चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग मोमेंटम भी लिख सकते हैं। क्लियर है, अब ध्यान दीजिएगा, तो हो गया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम इंटू मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर है, अच्छा इस टाइम को हम वेलोसिटी के साथ ले जाए तो क्या बनेगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू वेलोसिटी बाय टाइम, मास इंटू वेलोसिटी बाय टाइम। क्लियर है, ध्यान देंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू
वेलोसिटी बाय टाइम। क्लियर है? अब वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम होता है एक्सीलरेशन। तो हो जाएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। क्लियर है? प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो F बराबर हो गया K। मास को हम लोग m लिख रहे हैं, एक्सीलरेशन को a लिख रहे हैं, तो F बराबर क्या आ गया? K इंटू m इंटू a। क्लियर है? बट एक्सपेरिमेंटली K का जो वैल्यू होता है वो हमेशा एक होता है। K का वैल्यू कितना होता है? एक होता है। तो F बराबर क्या आ गया? m इंटू a। तो फोर्स बराबर क्या आ गया? मास इंटू एक्सीलरेशन। बहुत लोग इसमें मिस करते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट वो बोल देते हैं कि फोर्स बराबर m इंटू ए। नहीं, ये गलत है। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है, according to Newton's second law of motion, the rate of change of momentum is directly proportional to applied force। क्लियर है? जो मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो मेरे अप्लाइड फोर्स के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये करेक्ट स्टेटमेंट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। आप लोग, बहुत लोग यहाँ पे ऐसा गलती कर देते हैं कि वो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट F बराबर ma बोलते हैं, जो कि गलत है। क्लियर है? अच्छा, तो ये हो गया मेरा फोर्स। क्लियर है? तो ये हो गया मेरा मास और ये हो गया मेरा एक्सीलरेशन। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं फोर्स के यूनिट की। फोर्स के यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स। अच्छा, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिजल्ट क्या आया था? हमारा रिजल्ट आया था F बराबर m इंटू ए। यही आया था, F बराबर m इंटू ए। अच्छा, m का यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम। m का यूनिट किलोग्राम और एक्सीलरेशन का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरा फोर्स का यूनिट क्या बन गया? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है? चूंकि यहां पे हमने मास को केजी में और लेंथ को मीटर में लिया है, तो ये किस तरह का यूनिट सिस्टम है? ये एमकेएस यूनिट सिस्टम है। ये किस तरह का सिस्टम है? एमकेएस। तो एमकेएस में, एमकेएस यूनिट सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होता है? ये फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? फोर्स का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान देंगे एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। फोर्स का क्या होता है? फोर्स का इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और एक न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये रिलेशन हो गया मेरा किसमें? एसआई यूनिट और एमकेएस यूनिट में। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अब बात करते हैं सीजीएस यूनिट की। एमकेएस यूनिट आया था क्या? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं सीजीएस यूनिट की। तो सीजीएस यूनिट क्या होगा? तो सीजीएस यूनिट में हम लोग मास को किसे मेजर करते हैं जी? ग्राम में। मास को ग्राम में, लेंथ को हम लोग करते हैं सेंटीमीटर में और समय को सेकंड में। तो ये मेरा हो गया सीजीएस यूनिट। फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग 1 डाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 डाइन। तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। आप डाइन बोलिए या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड बोलिए, दोनों क्या है? एक ही चीज है। और 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? 1 डाइन के बराबर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन सीजीएस यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट में क्या रिलेशन है? क्लियर है? एक छोटा सा डेरिवेशन है, देख लेते हैं। हमको पता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
न्यूटन से एमकेएस का रिलेशन है, एसआई यूनिट से ये एमकेएस का रिलेशन है। अब 1 केजी में कितना ग्राम? 1000 ग्राम, तो हो गया 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, तो हो गया 100 सेंटीमीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। तो हो गया यहाँ पे 3 शून्य है और 2 शून्य है, तो हो गया 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर क्या है? 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस चीज को हम लोग डाइन लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग डाइन लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था, क्या बताया था कि 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? 1 डाइन होता है। ठीक है, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बदले हम लोग डाइन लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं क्या? डाइन। तो हो गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। यही रिलेशन है मेरा एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स में। ये मेरा क्या है? रिलेशन है। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है आप लोग के एग्जाम में कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, तो क्या आंसर हो जाएगा? 10 की पावर 5 डाइन हो जाएगा। क्लियर है? कभी कभी उल्टा भी पूछ लेता है, 1 डाइन इज इक्वल टू कितना? अरे 10 की पावर 5 गुना के रूप में है, इस पर जब आएगा, जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? 10 की पावर -5, तो हो जाएगा 10 की पावर -5 न्यूटन। क्लियर है? तो 1 डाइन इज इक्वल टू क्या? 10 की पावर -5 न्यूटन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9646403359 पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपको जो भी डाउट है मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मैं क्लियर कर दूंगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 1 न्यूटन। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है 1 न्यूटन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1 न्यूटन। 1 न्यूटन को किस प्रकार से हम लोग डिफाइन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि किसी सरफेस पर, ये डैश लाइन क्या दिखा रहा है? सरफेस है। किसी सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्लियर है? किसी सरफेस पर क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इसके मास को हम लोग यूनिट मास मान रहे हैं। यूनिट मास मान रहे हैं मतलब 1 केजी मान रहे हैं। क्लियर है? क्या मान रहे हैं? 1 केजी। अब इस 1 केजी मास के ऑब्जेक्ट को ए पोजीशन से हमको उठाकर या मूव कराकर हमको पहुंचाना है बी पोजीशन तक। क्लियर है? कहां तक पहुंचाना है? बी पोजीशन तक। इसका मास कितना है ऑब्जेक्ट का? 1 केजी। जब ये ऑब्जेक्ट को आप मूव कराएंगे तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ तो एक्सीलरेशन होगा। क्लियर है? कुछ ना कुछ तो एक्सीलरेशन होगा। यदि एक्सीलरेशन आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्लियर है? यदि आपका एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो 1 केजी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कराने के लिए जो मेरा फोर्स लगेगा, जो मेरा रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स होगा, उसको हम लोग बोलेंगे 1 न्यूटन। मींस यदि हम इसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तभी 1 केजी का ऑब्जेक्ट जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से क्या करेगा? वो मूव करेगा। क्लियर है? तो हमको पता है कि फोर्स बराबर फॉर्मूला होता है m इंटू ए। m का वैल्यू कितना है? 1 केजी, और एक्सीलरेशन कितना लिए हैं? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो गया? 1 केजी, तो हो गया 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो हो गया 1 न्यूटन। क्लियर है? तो यदि 1 केजी के वस्तु को 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कराने के लिए जितना भी मेरा फोर्स रिक्वायरमेंट होगा, उस रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग बोलते हैं 1 न्यूटन। क्लियर है? यहां तक 1 न्यूटन सबको क्लियर है? तो हमने यहां पर लिखा हुआ है कि 1 न्यूटन
इज डिफाइंड एज द रिक्वायर्ड फोर्स। हमको फोर्स का जरूरत है। कौन से फोर्स का जरूरत है? एक यूनिट मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सिलरेट कराने के लिए। यूनिट मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सिलरेट कराने के लिए जो मेरा रिक्वायर्ड फोर्स होगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? यूनिट मास, यूनिट 1 न्यूटन। क्लियर है? क्या बोलते हैं उसको? 1 न्यूटन। कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेट। चलिए वेट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैकेनिक्स में आपको बहुत ही काम आएगा। तो सबसे पहले वेट के बारे में हम लोग समझते हैं। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपका वेट कितना है, 2-3 सेकंड का आप समय लीजिए, बताइए आपका वेट कितना है। तो आपने क्या बोला? 60 केजी। आपने सोचा 60 केजी। चलिए मेरा फिर से क्वेश्चन है, आपका मास कितना है इस बार? पिछले बार मैंने आपसे पूछा था वेट कितना है, अब मैं पूछ रहा हूं कि आपका मास कितना है। सर ये दोनों तो सेम चीज है। नहीं, ऐसा नहीं है। वेट अलग क्वांटिटी है और मास जो है वो अलग क्वांटिटी है। क्लियर है? तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं वेट की। अच्छा, वेट क्या होता है? वेट इज द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स। ये एक तरह का फोर्स है which is attracted towards the center of earth, which is attracted towards the center of earth, clear है? By the effect of gravitational pull। ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। उस अट्रैक्शन ऑफ फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यह कोई ऑब्जेक्ट है, क्लियर है, और ये आपका अर्थ है। ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है। इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ इसका मास होगा। अर्थ का भी कुछ ना कुछ मास होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई दो मास कुछ डिस्टेंस पर हो, किसी डिस्टेंस पर हो दो मास, तो इस दोनों मास के बीच में क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। क्या लगता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो किसी ऑब्जेक्ट का मास और अर्थ जो है, इस दोनों के बीच में क्या लगता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और मास पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो किसके कारण लगता है जी? ग्रेविटी के कारण लगता है। किसके कारण लगता है? ग्रेविटी के कारण लगता है। और इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं वेट। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या? वेट। क्लियर है? तो वेट और कुछ नहीं, ये अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में जो मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। क्लियर है? वेट का यूनिट भी, क्योंकि वेट क्या है? वेट एक तरह का क्या है? फोर्स है, और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, तो ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। तो वेट का यूनिट भी क्या हो जाएगा जी? न्यूटन हो जाएगा। क्लियर है? वेट का यूनिट भी क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। क्योंकि फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स किस तरह की क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेट भी मेरा क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। वेट भी क्या है? हो जाएगा मेरा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर है? एक इंपॉर्टेंट चीज, जब हम किसी ऑब्जेक्ट का वेट लेते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। ग्रेविटी के कारण वो हमेशा क्या लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब है कि वो हमेशा वाई एक्सिस में नीचे की तरफ लगेगा। हमेशा वाई एक्सिस में कहां की तरफ लगेगा? वो नीचे की तरफ लगेगा। तो एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहे हैं आपको कि वेट always acts vertically downward। वेट हमेशा कहां लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। समझिएगा क्या मतलब है इसका। मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्लियर है? इस ऑब्जेक्ट का मास है m। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m। सबसे पहले इसकी वेट को हम लोग वेट को निकालते हैं। तो वेट बराबर होता है m इंटू जी। वेट बराबर क्या होता है? m इंटू जी। मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही होता है वेट।
तो वेट बराबर हो गया m इंटू जी। तो इस ऑब्जेक्ट पे हमको वेट को दिखाना है, इस ऑब्जेक्ट पे हमको वेट को दिखाना है, m इंटू जी को दिखाना है। तो m इंटू जी कहां लगेगा? तो m इंटू जी हमेशा इस ऑब्जेक्ट के वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, हमेशा कहां लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, वो सीधा y एक्सिस में लगेगा नीचे की तरफ। क्लियर है? एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो कि इंक्लाइंड प्लेन पर है, किस प्लेन पर है? इंक्लाइंड प्लेन पर है, और हम बोल रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट का वेट है W, इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है? W। अब हम इस ऑब्जेक्ट के वेट को दिखाना चाहते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट के वेट को दिखाना चाहते हैं। इस ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। कहां लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, वो सीधा नीचे की तरफ लगेगा, हमेशा y एक्सिस में लगेगा। क्लियर है? तो वेट एक तरह का क्या है? आपका फोर्स है। जो फोर्स का प्रॉपर्टी होता है वही वेट का प्रॉपर्टी होता है। बस सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि फोर्स क्या होता है? इट इज अट्रैक्शन ऑफ फोर्स किसके तरफ? अर्थ की तरफ। अर्थ की तरफ जो मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट में क्या अंतर है? सबसे पहला चीज, मास जो है, मास और कुछ नहीं, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर विच कंटेन्स इन अ बॉडी। क्लियर है? और जबकि वेट जो है वो एक तरह का क्या है? फोर्स है जो कि अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्लियर है? दूसरा चीज, मास क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि वेट जो है मेरा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेट क्या है मेरा? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का कभी चेंज नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी चेंज नहीं होगा। यदि आपका मास 60 केजी है तो आप जब अर्थ पे जाएंगे तो वहां भी आपका मास क्या रहेगा? 60 केजी ही रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो चेंज हो सकता है। क्लियर है? मींस आप यदि आप किसी और ऐसा जगह जा रहे हैं जहां पे आपका ग्रेविटी जो है अर्थ की ग्रेविटी से क्या कर रहा है? डिफर कर रहा है। अर्थ की ग्रेविटी से यदि आपका ग्रेविटी किसी जगह का डिफर कर रहा है तो उस केस में आपका वेट जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि चंद्रमा पे ग्रेविटी जो है अर्थ के ग्रेविटी से 10 गुना क्या होता है? कम होता है। अभी आपका यदि मास 60 केजी है तो अभी आपका अर्थ पे वेट हो जाएगा m इंटू जी, मीन्स m का मान हो गया 60 और g का मान नियर अबाउट 10, तो ये हो गया 60 और 10, 60 गुना 10 600 न्यूटन, है ना? अर्थ पे आपका वेट कितना है? 600 न्यूटन है। लेकिन यदि आप मून पे चले जाते हैं तो मून पे जो है आपका जो मास इंटू जी एम, जी हम लिख रहे हैं ग्रेविटी एट मून, ठीक है, तो हो जाएगा मास तो आपका कितना रहेगा? 60 केजी। लेकिन अर्थ मून पे ग्रेविटी जो है वो अर्थ के कंपैरिजन में 10 गुना क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो अर्थ पे ग्रेविटी कितना? 10 गुना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना? 60 न्यूटन। तो आपका मून पे ग्रेविटी कितना हो जाएगा? 60 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने बताया कि मास जो है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, जबकि वेट जो है वो वेरी कर सकता है। और किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल कंडीशन पे डिपेंड करता है। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे लिखा है कि इट इज अ कांस्टेंट फॉर अ बॉडी एट ऑल प्लेसेस, सभी जगह ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा, जबकि ये वेरी कर सकता है। किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल कंडीशन पे। और चौथा डिफरेंस है, ये सिंपल सा है, क्या कि मास का यूनिट जो होता है वो किलोग्राम होता है, जबकि आपका फोर्स का यूनिट क्या होता है? ये न्यूटन होता है। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस। तो जनरली फोर्स के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कितने होते हैं? 4। पहला नंबर होता है मैग्नीट्यूड। फोर्स को दिखाने के लिए मैग्नीट्यूड का पता होना जरूरी है। क्लियर है?
कि फोर्स में कितना आप कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स आप लगा रहे हैं। दूसरा नंबर है डायरेक्शन, दूसरा नंबर है डायरेक्शन। तीसरा नंबर है लाइन ऑफ एक्शन और चौथा नंबर है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो किसी भी फोर्स को दिखाने के लिए ये चार चीज का पता होना हमको जरूरी है। सबसे पहला चीज है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि आप कितना फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर है? आप कितना फोर्स आप लगा रहे हैं। दूसरा है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब हो गया किधर लगा रहे हैं फोर्स, आप जो लगा रहे हैं तो आप फोर्स किधर लगा रहे हैं। चौथा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मीन्स कहां पर लगा रहे हैं। चौथा है आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कि आप जो फोर्स लगा रहे हैं तो किस जगह लगा रहे हैं। क्लियर है? तो ये मेरा बेसिकली ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, लाइन ऑफ एक्शन को बता रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन क्या चीज होता है, और चौथा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। डायग्राम की मदद से समझते हैं, ध्यान देंगे। मान लीजिए कि ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? मान लीजिए कि ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है। हम सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना चाहते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि चलिए हम फोर्स लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं, कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो हमको क्या जरूरत है? मैग्नीट्यूड। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लगाइए P बराबर 15 न्यूटन का। P बराबर लगाइए आप कितना? 15 न्यूटन का फोर्स आप इस ऑब्जेक्ट पर लगाइए। तो इस ऑब्जेक्ट पे इन्फिनिटी पॉइंट है, अनंत बिंदु है। अब इस ऑब्जेक्ट पे कहां पर फोर्स लगाएं? क्लियर है? तो जहां पर फोर्स लगाएंगे उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। चलिए हम बोल रहे हैं कि इस ए पॉइंट पर आप फोर्स लगाइए, इस ए पॉइंट पर आप फोर्स लगाइए। जब हम ए पॉइंट की बात कर रहे हैं तो पॉइंट ए जो है वो मेरा कहलाएगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर है? उसके बाद इस ए पॉइंट पर भी आप बहुत तरीके से फोर्स लगा सकते हैं। इधर फोर्स लगा सकते हैं, इधर लगा सकते हैं, इधर लगा सकते हैं, बाहर की तरफ लगा सकते हैं, बहुत तरीके से फोर्स लगा सकते हैं। क्लियर है? तो हमको चाहिए कि अब डायरेक्शन चाहिए। क्या चाहिए? डायरेक्शन। तो हम अब आपको डायरेक्शन भी दे रहे हैं कि भाई आप ए पे फोर्स लगाइए, बिल्कुल वाई दिशा में, एक पे फोर्स लगाइए, बिल्कुल वाई दिशा में लगाइए और ऊपर की तरफ लगाइए। कहां की तरफ लगाना है? ऊपर की तरफ। तो आप ए पे फोर्स लगा रहे हैं तो ए मेरा हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। वाई डायरेक्शन में लगाना है, कहां की तरफ? ऊपर की तरफ फोर्स लगाना है। ठीक है? तो आप ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है? तो ये हो गया मेरा डायरेक्शन हो गया। अब मैग्नीट्यूड कितना था आपका? मैग्नीट्यूड हमने दिया था आपको 15 न्यूटन। मैग्नीट्यूड कितना दिया था? 15 न्यूटन। तो 15 न्यूटन क्या हो गया आपका? ये मैग्नीट्यूड हो गया। 15 न्यूटन मैग्नीट्यूड हो गया। ये ए क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और ये है मेरा डायरेक्शन। ये जो लाइन है, किधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं? तो वाई की दिशा में फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया। क्लियर है? अब एक वर्ड आता है यहाँ पे, एक सेंटेंस है लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? लाइन ऑफ एक्शन एक इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि डायरेक्शन के से होकर गुजरता है। मतलब डायरेक्शन से होकर गुजरने वाली इमेजिनरी लाइन को, डायरेक्शन के तरफ गुजरने वाले इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन। तो किसी भी फोर्स को दिखाने के लिए हमको चार चीज का पता होना जरूरी है। मैग्नीट्यूड मीन्स कितना लगा रहे हैं, डायरेक्शन मतलब किधर की तरफ लगा रहे हैं, तीसरा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कहां पर लगा रहे हैं, और चौथा है मेरा लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन मीन्स डायरेक्शन के दिशा में खींचा गया इमेजिनरी लाइन। ठीक है? उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी लाइन को लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। क्लियर है? अगला है टॉपिक साइन कन्वेंशन।
साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मीन्स हम कब फोर्स को प्लस में लेंगे, कब फोर्स को माइनस में लेंगे, ठीक है, वो देखना है। मान लीजिए कि आपका फोर्स किसी पॉइंट से राइट साइड जा रहा है, कोई फोर्स पॉइंट से कहां की तरफ जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, तो आपको प्लस में लेना है। फोर्स को किस में लेंगे, फोर्स का साइन क्या लेंगे हम लोग, प्लस में लेंगे। यदि किसी पॉइंट से लेफ्ट साइड में फोर्स जा रहा है तो हम लोग फोर्स को क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। फोर्स को किस में लेंगे हम लोग, माइनस में लेंगे। यदि मेरा फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस में लेंगे, और नीचे की तरफ जा रहा है तो फोर्स को माइनस में लेंगे। मीन्स आप किसी कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के राइट साइड जा रहे हैं प्लस, लेफ्ट साइड जा रहे हैं माइनस, ऊपर की तरफ जा रहे हैं प्लस, और नीचे की तरफ जा रहे हैं तो माइनस होगा। क्लियर है? अच्छा, एक केस छूट गया इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स में एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, वो मिस हो गया हमसे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं जहां पे आपको फोर्स का ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको दिखाना है। मान लीजिए कि एक लैडर है जो कि दीवाल, ये दीवाल है और जमीन है, ये क्या है, जमीन है। इस दोनों के बीच में हम लैडर को रखे हुए हैं, तो सीढ़ी को हम दीवाल और जमीन के बीच में फंसा के रखे हुए हैं। अब कोई आदमी इस सीढ़ी पे चढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको किसी भी पॉइंट पर फोर्स के चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको दिखाना है। तो मान लीजिए कि आदमी चलते 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 यहां पे आके रुक गया, ए पॉइंट पर आके रुक गया। तो ए पॉइंट क्या हो गया मेरा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या हो गया मेरा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब ये जो आदमी है, ये जो आदमी इस पॉइंट पर रुका हुआ था, इस आदमी का कुछ ना कुछ वेट तो होगा, कुछ ना कुछ वेट होगा। मान लेते हैं कि वेट कितना है, W। और हमने बताया था कि जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। हमेशा कहां लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब है कि वाई दिशा में लगेगा, वाई एक्सिस की तरफ लगेगा, लेकिन नीचे की तरफ लगेगा। तो आपका वेट कहां लगेगा जी, नीचे की तरफ। ये W क्या है, मैग्नीट्यूड है। W क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये लाइन क्या हो गया, डायरेक्शन, क्योंकि वर्टिकली आपने क्या लगाया है, डाउनवर्ड लगाया है। और ए क्या हो गया मेरा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब इसी डायरेक्शन पर यदि आप एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं तो इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अब अपना लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, क्लियर है? लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है, ध्यान देते हैं हम लोग। मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। आप ए पॉइंट पर पी मैग्नीट्यूड का इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं। ए इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पी इज अप्लाइड फोर्स, मीन्स यहां पे ये मेरा मैग्नीट्यूड है और ये मेरा डायरेक्शन है। अब हम इस डायरेक्शन की दिशा में एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि हो गया मेरा ये क्या, लाइन ऑफ एक्शन हो गया। ये मेरा क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्शन। क्लियर है? अच्छा, जब इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएंगे, जब इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट किसी ना किसी तरह का बिहेव करेगा, किसी ना किसी तरह का बिहेव करेगा। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में चला जाए, जा सकता है। तो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बोलता है कि यदि सेम मैग्नीट्यूड, मतलब हमने जो पी मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया था, सेम डायरेक्शन में आप इस लाइन ऑफ एक्शन पर कहीं भी लगा सकते हैं। पहले आप ए पे लगाए थे ना, ए पॉइंट पर आप पी फोर्स अप्लाई किए थे। तो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बोलता है कि यदि आप सेम लाइन ऑफ एक्शन पर, जो लाइन ऑफ एक्शन था, इसी लाइन ऑफ एक्शन पर आप सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन का फोर्स आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट बी है, मेरा ये नया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। क्लियर है? आप इस नए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर सेम मैग्नीट्यूड, पहले भी पी था, अभी भी पी है, अभी भी ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स आप उसी लाइन ऑफ एक्शन में, सेम डायरेक्शन में भी लगाते हैं, तो जो पहले मेरा सिस्टम बिहेव कर रहा था
मतलब आप जब ए पे लगाए थे सिस्टम कहां गया था, मूव कर गया था, तो आप बी पे भी लगाइएगा तो सिस्टम क्या करेगा, मूव कर जाएगा। मींस वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड नहीं करता है। आप उस पूरे लाइन ऑफ एक्शन पर आप कहीं भी सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन का यदि आप फोर्स लगाते हैं तो जैसा सिस्टम पहले बिहेव कर रहा था उसी तरह सिस्टम बाद में भी बिहेव करेगा। यही कहलाता है मेरा लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बोलता है इफ एनी फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी, यदि आप किसी सिस्टम पर आप फोर्स लगाते हैं तो along the line of action of force any other force with same magnitude and direction is independent of point of application। मींस आप सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन का फोर्स लगाते हैं तो वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब है कि आप ए पे आप फोर्स लगाइए या आप बी पे फोर्स लगाइए, जैसा पहले सिस्टम बिहेव करता था बाद में भी वैसा ही सिस्टम बिहेव करेगा। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के आगे के टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। यदि आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9646403359 पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।